आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। 5 अगस्त को सभी भारतवासियों के लिए काफी उत्साह और हर्ष का दिन रहा और आगे भी रहेगा। जिस दिन का भारतवासियों को इंतजार था, वह दिन भारतवासियों को 5 अगस्त को प्राप्त हुआ। 70 साल से चल रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर सभी भारतवासियों की मनोकामना 5 अगस्त को राम जन्मभूमि के शिलान्यास के साथ पूरी हुई। साथ ही राम मंदिर के शिलान्यास का दिन ब्रजवासियों के लिए भी काफी गौरवपूर्ण रहा, क्योंकि राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के ये तीर्थ नगरी वृंदावन के विप्र को स्थान प्राप्त हुआ, जिसकी सभी लोग कामना करते हैं। हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त को हुए शिलान्यास में मंत्रोच्चारण के मध्य अपनी भूमिका निभाने वाले गंगाधर पाठक जी की, जो कि राम जन्मभूमि के शिलान्यास में माननीय प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष बैठकर मंत्र उच्चारण की और साथ ही ब्रज का नाम रोशन किया। इसी के चलते ब्राह्मण सेवा संघ द्वारा गुरुवार को गंगाधर पाठक जी का अभिनंदन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्राह्मण सेवा संघ के सभी कार्यकर्ता ने उनका माला और पटका पहनाकर स्वागत किया और पुष्प वर्षा की। इस बारे में जानकारी देते हुए गंगाधर पाठक ने कहा कि यह तो एक विलक्षण अनुभव था और केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, वे एक सात्विक पुरुष भी हैं, उनका उत्कर्ष है तो काफ़ी प्रसन्नता हुई। और फिर एक लोकतंत्र का प्रधानमंत्री राजा हमारी सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण निर्वहन कर रहा है तो बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। जैसे कि अभी आपने बताया कि उन्होंने आपकी दक्षिणा नहीं दी, हाँ, दक्षिणा का मांग करना चाहते हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से, अभी वर्तमान में मैं प्रधानमंत्री से दक्षिणा नहीं, अपने जजमान से दक्षिणा की अपेक्षा रखता हूँ। प्रधानमंत्री से तो कोई वेतन ले सकता है, कुछ ले सकता है। मैं अपने प्रधानमंत्री रूप जजमान से दक्षिणा की अपेक्षा रखता हूँ कि भारतवर्ष में गो हत्या बंद हो और गो हत्या बंदी का कानून अतिशीघ्र वे बनाने का प्रयास करें, इसको बनवाएं और भारतवर्ष में गो हत्या नहीं होनी चाहिए। भारतवर्ष की धरती गाय के रक्त से दूषित हो जाती है और इसके लिए प्रधानमंत्री अपनी योजना बनाएं। जैसे उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, उनके कामों की कोई गणना नहीं है। जो अत्यंत ही असंभव दिख पड़ता था, ऐसे कामों को उन्होंने किया है। तो सबसे पहले गो हत्या वो बंद करें, यह जो है दक्षिणा के रूप में है। और दक्षिणा के बाद वे अपने आचार्य का, ब्राह्मण का सम्मान करें। तो उस विदाई तो होती है ना, तो उस विदाई समारोह में श्री कृष्ण जन्मभूमि को हमारे लिए दें मुक्त करके, और काशी विश्वनाथ हमारे हिस्से में दे दें, अतिक्रमण को हटवा दें। गुरुवार को बलदेव पहुंचे अधीक्षण अभियंता ग्रामीण विनोद गंगवार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कोल्ड स्टोरों के आ रही भुगतान राशि में कमी को लेकर उनके यहां चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान उनके साथ विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम भी मौजूद रही, जहां उनके द्वारा सर्वप्रथम बलदेव में बिहारी जी कोल्ड स्टोर पर जाकर चेकिंग की गई। यहाँ पर उन्होंने भंडार गृह में स्थित अपने कर्मचारियों के साथ चेकिंग अभियान चलाया। उनका कहना था कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल विद्युत बिल जो भी कम आ रहे हैं, इसके लिए चेकिंग अभियान चलाया गया है। साथ ही अभियान आगे भी जारी रहेगा और जो भी विद्युत चोरी करेगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा यह चेकिंग अभियान विद्युत विभाग बलदेव का करीब 27 करोड़ का बकाया ग्रामीण क्षेत्र में बाकी है, इसको लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए अधीक्षण अभियंता ग्रामीण विनोद गंगवार ने बताया कि मैं विनोद कुमार गंगवार, अधीक्षण अभियंता विद्युत ग्रामीण का हूँ। सर आपने आज यहाँ बिहारी कोल्ड स्टोर में चेकिंग अभियान चलाया, क्या मामला पाया? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो एक चेकिंग है, रूटीन चेकिंग है। इसमें मुख्यालय द्वारा जिन उपभोक्ताओं के कंजम्पशन कम पाए गए हैं पिछले साल के सापेक्ष, उनके यहाँ चेकिंग कराई जा रही है एक एक करके। भरतपुर जिले के कामा क्षेत्र में सैया भय कोतवाल तो फिर डरकाहे का वाली काभत बखूबी चरितार्थ हो रही है। हम बात कर रहे हैं क्षेत्र में चल रहे निजी हॉस्पिटलों की, जहां पैम्पलेटों सहित अन्य प्रचार प्रसार के स्थानों पर डिग्रीधारी चिकित्सकों की लंबी फेहरिस्त दिखाकर मरीजों को लुभाने, सपने दिखाकर ठगने का कार्य बखूबी तरीके से किया जा रहा है। हॉस्पिटलों के अंदर जब मरीज धरती का भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक के पास पहुंचता है और वहां चिकित्सक रूपी भगवान को नहीं देख सामने बैठे साक्षात यमराज को देखता है, तो उसका इलाज फिर लाइलाज हो जाता है।
इस तरह का ही एक मामला भरतपुर के कामा कस्बे के सैफ हॉस्पिटल के नाम संचालित निजी हॉस्पिटल का आया है, जिसकी कई बार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को शिकायतें भी मिल चुकी थी कि यहां झोला छाप डॉक्टर इस हॉस्पिटल को बगैर आधिकारिक दस्तावेजों के फर्जी तरीके से चलाकर संचालित कर रहे हैं। शिकायत पर फर्जी तरीके से संचालित निजी अस्पताल की स्वास्थ्य विभाग ने जांच की तो जांच में अस्पताल का फर्जीवाड़ा साबित होने के बाद उच्चाधिकारियों से मिले निर्देशानुसार बीसीएमओ डॉक्टर केडी शर्मा ने कामा थाने में अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज होने की जानकारी मिलने पर हॉस्पिटल संचालक ने देर रात में हॉस्पिटल का सारा सामान एक ट्रक में लाद कर ले जा रहे थे। सूचना मिलने पर कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सामान लाद कर भागने का प्रयास कर रहे एक ट्रक को पुलिस ने शक के आधार पर पकड़ लिया। ट्रक चालक के संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर ट्रक को जब्त कर ट्रक में लदा हुआ सामान सहित पुलिस ने थाने में जाकर खड़ा कर लिया और वही बीसीएमओ को इसकी जानकारी दी। आपको बता दें, यह फर्जी हॉस्पिटल काफ़ी समय से पुलिस सीओ निवास के सामने काफ़ी समय से संचालित है। फर्जी हॉस्पिटल संचालकों का पुलिस का भी कोई खौफ नहीं था और कहा जाए तो जिम्मेदार अधिकारियों के निजी संचालकों पर कार्रवाई नहीं करने पर मिल रहे संरक्षण की आड़ में यह हॉस्पिटल संचालित था। कामा में एक सेफ हॉस्पिटल संचालित था जिसकी जांच श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय भरतपुर द्वारा की गई थी। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि भाई इनके संबंध में एफआईआर दर्ज करा के कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस के स्तर से की जाए वो अपेक्षा। डॉक्टर केडी शर्मा, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी खंड कामा ने आज थाना पर उपस्थित होकर एक परिवार में जांच रिपोर्ट पेश किया है, जिसमें कामा कोसी चौराहे के पास स्थित सेफ हॉस्पिटल के खिलाफ संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जांच जारी। क्या हॉस्पिटल को सील किया गया है? नहीं, अभी सील नहीं। सहारनपुर में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था, जिसको लेकर चौधरी साहब सिंह ने दोनों पक्षों की बात रखने के लिए थाने गए और थाना प्रभारी से मामले को शांत कराने का आग्रह किया, लेकिन थाना प्रभारी ने उल्टा ही चौधरी साहब सिंह के साथ अभद्रता की, जिसकी शिकायत लेकर चौधरी साहब सिंह एसएसपी कार्यालय पहुंचे और अपनी शिकायत की। 30 तारीख में मैं थाने में चला गया था। हमारे गांव में कुछ झगड़ा था, उसी संबंध में बात करने के लिए। तो जो मैं कहने लगे तो मुकदमा जो है 323 का। मैं कहा भाई 323 का जो भी मेडिकल का आधार है, हमें तो पता नहीं क्या तहरीर में लिखा है क्या नहीं। अगर मान लिया आपने तहरीर कुछ बदलवानी है तो उसका भाई खड़ा उससे लिखवा लो। सीधा कहने मेरे पे आरोप लगा दिया, तो विवाद ही आप करा रहे गाँव में। मगर मैंने तो आज तक विवाद कराने जी का फैसले तो कराए मैंने तो हमेशा। मैं 5 साल प्रमुख रहा, आप इलाके में पूछ लो, फैसले कराए या झगड़े कराए। 5 साल गांव का प्रधान रहा। 5 साल के बीच में अगर थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज हुई हो हमारे गांव की, तब बताइए कोई प्रधान से मिलने का नहीं जिले में जिसके गांव में तो कोई रिपोर्ट थाने में ना जा। 5 साल तक मेरे थाने में कोई रिपोर्ट नहीं गाँव की। और मैं क्या झगड़ा, तो मुझे बता रहे झगड़ा आपने कराया। झगड़ा आपने कराया कैसे? मैं कहा आज तक मैं दुनिया में कहीं नहीं देखा इस तरह का विवाद। लेकिन भाई 11 बजे तहरीर देंगे और 2 बजे झगड़ा हो रहा है। झगड़ा होने के बाद तो तहरीर आओगी थाने में, लेकिन पहले कभी नहीं आई आज तक। तो बताइए झगड़ा मुझे कराया आपने कराया? ये इस तरह की बात उन्हें बड़े अफसोस भी मतलब मेरे प्रति कही है। एसएसपी साहब के पास पहुंचे थे, उन्होंने क्या बोला इस बारे में कि आपने? अब उन्होंने बात सुनी, संतोषजनक बात सुनी। उन्होंने एसपी सिटी को जो है वो कार्रवाई का आश्वासन दे रखा, उन्होंने उसको जांच दे दी। आज मैं भी अपने बयान दे कर आया हूँ एसपी सिटी के यहाँ। देश और दुनिया में मांग घटने के कारण फलों का राजा कहलाने वाले आम की डिमांड कम हो गई है। और भी विभिन्न प्रकार के आम होते हैं, लेकिन नवाब नामक आम ने तो विदेशियों को भी अपने जायके का मुरीद बनाया हुआ है। अपनी मनमोहक सुगंध और मिठास के चलते विदेशियों को अपना दीवाना बनाने वाला सहारनपुर का आम इस बार वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में फ्लाइट्स बंद होने के कारण पूरी तरह से विदेश नहीं पहुंच सका। कोरोना की वजह से ही यहाँ का आम पिछले साल के मुकाबले दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों से भी कम पहुँचा है। इसी के चलते आम बाग मालिकों का, बाग ठेकेदारों को खासा नुकसान पहुँचा। आम की बागवानी करने वाले किसानों का कहना है कि बीमारियों की वजह से आम व्यापारियों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। रही कसर इस बार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूरी कर दी, जिससे मंडी में आम के खरीदार नजर नहीं आ रहे। आम की फसल तो पूरी तरह से प्रभावित है लॉकडाउन से। पहला फ़र्क तो रहा है आम की तैयारी में।
जब हम आम की परवरिश करते हैं तो बहुत सारी दवाइयों की आवश्यकता होती है। सही टाइम पे दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाई। कुछ दवाइयाँ दुकानदारों ने फ़ायदा उठा कर नकली बेची, जिनका परिणाम ये रहा कि आम में जो क्वालिटी तैयार होनी थी वास्तव में नहीं हो पाई। दूसरा फ़र्क रहा बिक्री से। मंडी सहारनपुर का जो आम है वो तकरीबन देश की सभी बड़ी मंडियों में जाता है, क्योंकि सहारनपुर आम का एक बड़ा हब है। और नवाब के नाम से एक ब्रांड यहाँ का विदेश में जो एक्सपोर्ट होता है, नवाब आम के नाम सहारनपुर का मशहूर है, वो भी ना के बराबर ही बाहर जा पाया है। तो बड़ी मंडियों में ना जा पाने के कारण ना ही बाहर से कोई व्यापारी आ पाया। इस कारण यहाँ का लगभग 70 से 80% आम नुकसान में चला गया। किसान को, जितने भी आम किसान हैं, बड़ा भारी नुकसान है, या जो आम के व्यापारी हैं वो भी बड़े भारी नुकसान में है। और हम खुद भी आम के बागवान हैं, हमें भी 5-6 लाख का नुकसान इस साल हुआ है। और ये नुकसान कहीं से भी भरपाई किसान नहीं कर पा रहा है इसकी। लॉकडाउन अगर ना होता उस समय पे तो शायद किसान की फसल ठीक समय पे अगर विपणित हो जाती तो किसान को इतने नुकसान की संभावना नहीं थी। परंतु अब आम का किसान पूरी तरह से नुकसान में है। केवल जितनी उसकी आमदनी होनी थी 10 या 20% ही उसे मिल पाया है, शेष पूरा नुकसान में ही है। क्या नाम है आपका? गुलशेर। गुलशेर, जैसे आप रेडी लगाते हो आम, कोरोना के चलते हुए किस तरीके का काम करते हो? काम तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, बस कोरोना की वजह से ना तो घाघा में ना कुछ, जैसे सुबह का में 100-200 रुपये हमने ऐसे ही घर चले जाए बस। क्या आपके बाहर ग्राहक नहीं? कुछ भी नहीं है ग्राहक, कोरोना की वजह से। बाहर भी जाता है, बाहर जा रहा है आपकी बाहर? बाहर कुछ नहीं जा रहा, ना बाहर से कोई आ रहा ना जा रहा। जी, आपका नाम? जमील। जमील, जैसे कोरोना महामारी चल रही है और आम का काम करते हैं, आपके बाद किस तरह का काम? देखो, ये कोरोना की वजह से बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा। रोज़ सुबह को आते हैं, शाम को इस तरह जाते हैं, कुछ भी काम चल रहा बिल्कुल। रात वगैरह नहीं है? कुछ भी नहीं आ। लगभग कितना कमा लेते हो? बज्जी कमा के उसलिए से 200-300 रुपये, लेकिन यह है कि कुछ नहीं हो रहा फिलहाल। कोरोना की वजह से माल बिक नहीं रहा बिल्कुल भी ना। तो क्या ये पूरी मार्केट आम की है? आम की है पूरी मार्केट, ये आम की है। बाहर जैसे विदेश में माल जाता था, आपके बाहर जा रहा है? ना वहाँ बिल्कुल नहीं जा रहा। मैरिड रोड पर स्थित एक होटल में रेडियोलॉजिस्ट ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसकी जानकारी मिलते ही दोस्त ढूंढते हुए होटल पहुंचे और कमरा खुलवाकर चिकित्सक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। आत्मघाती कदम के पीछे पत्नी से विवाद बताया जा रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। शहर के इकरा कॉलोनी निवासी डॉक्टर हरिकृष्ण मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट हैं। लगभग 38 वर्षीय डॉक्टर मूल रूप से केरल का निवासी है। यहाँ पत्नी के साथ कारसी थाना क्षेत्र के इकरा कॉलोनी में रह रहा था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की पत्नी से विवाद चल रहा था। इसी के कारण वे बुधवार को घर से निकल आया और मैरिज रोड पर एक होटल में कमरा नंबर 109 में बुक कर लिया। कमरे में जाने के बाद उसने अंदर से लॉक कर लिया, जिसके बाद बाथरूम में जाकर डॉक्टर ने धारदार हथियार से अपने हाथ की नस काट ली। यही नहीं, खुद के ही शरीर को कई जगह से काट दिया। खून से लथपथ डॉक्टर ने बेहोशी की हालत में अपने दोस्त को सुसाइड के बारे में बताया। जानकारी मिलते ही दोस्त डॉक्टरों को कोसते हुए होटल तक पहुंच गए, जहां पूछताछ की तो पता चला डॉक्टर 109 रूम में रुके हुए हैं। इसके बाद दोस्तों और स्टाफ ने कमरा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन कमरा नहीं खुला तो कमरे को मास्टर की से खोला गया, जिसके बाद कमरे के अंदर का नज़ारा देख स्टाफ और दोस्त दंग रह गए। आनन फानन में चिकित्सक को उठाकर दोस्तों ने मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि पाम ट्री होटल में 109 रूम नंबर में एक हरिकृष्ण एम नाम के व्यक्ति आज 4 बजे अपनी आईडी यहाँ बुक कराकर अपने काउंटर पर और उसमें ठहरे हैं। अभी हम लोगों ने आगे जो देखा तो 109 नंबर कमरे में ब्लड पड़ा हुआ है काफ़ी, और इसने अपनी हाथ की नसें काटकर यहाँ पर इसमें आत्महत्या का प्रयास किया है। जानकारी पर यह पता कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं और कल से इनका बीवी से कोई विवाद चल रहा है। इकरा कॉलोनी में परिवार के साथ ये लोग रहते हैं। आज ये 4 बजे वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल लेकर और बैग में कपड़े रखकर यहाँ आ गए। पामट्री होटल में रूम बुक कराया। इनके साथ के कुल एक डॉक्टर थे, इनकी बाइक देखकर होटल में पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा नहीं खुलने पर उन्हें ज़ोर ज़ोर से थपथपाया तो इन्होंने अंदर से रूम खोला स्वयं, तो अंदर काफ़ी ब्लड पड़ा हुआ था। वही लोग लेके इनको मेडिकल कॉलेज गए हैं, उनको वहाँ उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ जानकारी हुई कि क्यों इस तरह क्या और क्या? अभी इनका पति पत्नी का पारिवारिक क्लेश है कुछ,
यही जानकारी अभी तक मिल पाई है, बाकी अभी जांच जारी है। सर इनकी पत्नी की क्या मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर वगैरह कुछ? अभी ये जानकारी नहीं है, अभी जानकारी की जाएगी। अभी खुद ही मतलब मेडिकल में डॉक्टर? हाँ, यस। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की खुशी में बुधवार को शहर के पौष इलाके स्वर्ण जयंती नगर में एक रेस्टोरेंट में कॉकटेल पार्टी हो रही थी। पुलिस प्रशासन की टीम ने रेस्टोरेंट पर छापा मारकर 15 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक स्वर्ण जयंती नगर कॉलोनी में संचालित साईं रेस्टोरेंट कुमकुम शर्मा पत्नी चेतन शर्मा के नाम पंजीकृत है। बुधवार शाम को उनके साईं रेस्टोरेंट में लोगों को शराब पिलाने की सूचना एसीएम द्वितीय रंजित सिंह को मिली। एसीएम ने पुलिस के साथ आबकारी विभाग को भी सूचना दी। सूचना पर थाना पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से 15 लोगों को शराब व बियर की बोतल के साथ पकड़ा। सूचना पर आबकारी विभाग से मौके पर जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा, एसडीएफ इंस्पेक्टर भी पहुंच गए। मजिस्ट्रेट के मुताबिक रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। मौके से पकड़े गए लोगों के खिलाफ पुलिस स्तर से कार्रवाई की जा रही है। रेस्टोरेंट के मालिक व मैनेजर पर भी बिना लाइसेंस के शराब पिलाने पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। सर क्या हुआ ऐसा यहाँ पर? ये एक रेस्टोरेंट है जिसके संचालक चेतन शर्मा है जी। तो अवैध रूप से यहाँ पे आज लोगों को लिकर अंदर पिला रहे थे। काफ़ी लोग हॉल में जो रेड हुई है इस पर तो काफ़ी लोग शराब पीते हुए मिले हैं। जो पास की दुकानों से इनसे पता करने पर चला है कि पास की दुकान से ये लोग शराब का क्रय करके यहाँ शराब का सेवन कर रहे थे अंदर। हाँ। तो इनके पास ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है जिससे शराब पिलाने के लिए अधिकृत हो। इनके खिलाफ कोविड के अंतर्गत और सार्वजनिक स्तर पर शराब पीना व अन्य धाराओं के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई। शराब भी बरामद हुई है? हाँ, लोग पी रहे हैं वो बरामद हुई है। मतलब शराब पीते हुए लोग मिले हैं। उनके तो पास ये शराब खुद लेकर आते थे या ये सप्लाई देते थे? नहीं, इन लोगों का जितने लोग पकड़े गए हैं उन लोगों ने बताया कि पास की दुकानों से ये लोग शराब खुद लेकर आते हैं, बियर और शराब दोनों चीज़ें। कानपुर के बिकरू कांड में आरोपी विकास दुबे की उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीर को लेकर विवादित पोस्ट करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ के रहने वाले युवक सद्दाम के द्वारा कानपुर के बिकरू कांड को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड विकास दुबे की महाकाल मंदिर पर जाने व गिरफ्तारी देने की आई हुई तस्वीर पर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने वाले इस युवक को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। थाना क्वारसी में इस युवक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके द्वारा जो विवादित पोस्ट की गई थी इसको लेकर यह मामला सुर्खियों में आया था। इसके बाद अभियोग पंजीकृत किया गया। इसकी गिरफ्तारी को लेकर कई समाजसेवियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। आज पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्वारसी में 10 जुलाई को जमालपुर क्षेत्र के सद्दाम के विरुद्ध महाकाल मंदिर उज्जैन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी संबंध में आज सद्दाम की गिरफ्तारी की गई थाना क्वारसी में तथा अभियोग में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ की तहसील कोल क्षेत्र के थाना अकराबाद इलाके के कोडियागंज कस्बे का रहने वाला युवक सुभाष अपने घर से कल भट्टे पर मजदूरी करने के लिए निकला था, लेकिन देर रात जब युवक अपने घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने सुबह होते ही सुभाष को तलाशना शुरू कर दिया। सुभाष के परिजन जब कोडियागंज कस्बे से युवक को ढूंढते हुए कुछ दूरी पर पहुंचे तो युवक का शव खेत के किनारे पड़ा मिला। वहीं भट्टा मजदूर सुभाष की हत्या किसी धारदार हथियार से वार करते हुए बेरहमी के साथ हुई। सिर को बुरी तरह से कुचल दिया गया। युवक की हत्या देख परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक की हत्या के बाद परिजनों के अंदर गुस्से के साथ काफी आक्रोश देखने को मिला। युवक की हत्या की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ इलाका पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम था उनका? अभी इनको किसी ने मार दिया है? कोडियागंज मर्डर हुआ है, उसके बारे में क्या है? ये अकराबाद थाना क्षेत्र में कोडियागंज चौकी पड़ती है। कोडियागंज के जस्ट बाहर ही गाँव के बाहर आज सुबह एक डेड बॉडी के मिलने की सूचना थी। उस युवक जो है वो कोडियागंज का ही आइडेंटिफाई कर लिया गया है और आगे जो है छानबीन चल रही है। मुकदमा लिखवाकर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? आधार क्या हुआ है यहाँ पर अभी? क्या हुआ था अभी? कौन था वो तुम्हारा भाई? तो किसी पर आपको किसी पर शक है क्या? भगवान श्री राम के मंदिर के भवन निर्माण के लिए अयोध्या में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नींव रखी गई, जिसमें भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की शुरुआत कर दी गई। उसी खुशी में कोसी कला के श्री राम के भक्तों ने कोसी कला में भव्य दीप जलाकर कोसी कला को दुल्हन की तरह सजाया। वहीं कोसी कला के भरत मिलाप चौक पर भक्तों द्वारा एक राम मंदिर बनवाया गया, जिसमें भगवान राम, माता जानकी और छोटे भाई लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित की गई, जिसके बाद सभी नगरवासियों ने दर्शन किए।
उसके बाद कोसी कला के प्रमुख हनुमान मंदिर पर फूल बंगले का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान राम के भक्त हनुमान को फूलों से सुसज्जित किया गया। वहीं दूसरी ओर कोसी कला अग्रसेन चौक पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के आगे दीपदान का भव्य आयोजन भी किया गया, जिसमें नगर के सभी भक्तों ने भाग लिया और भगवान राम के बनने वाले मंदिर को लेकर बहुत खुशी जाहिर की। भगवान श्री राम के जयकारे लगाई। वहीं भरत मिलाप चौक पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण सेठ द्वारा सभी नगरवासियों को भगवान श्री राम के मंदिर बनने को लेकर शुभकामनाएं दी। वर्ष के अंदर देश के अंदर आज ऐतिहासिक खुशी का क्षण है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भूमि पूजन किया है। भव्य जो राम मंदिर बनेगा अयोध्या के अंदर, जो कि 3 वर्ष के अंदर बनके तैयार होगा, उसका भूमि पूजन हुआ है। उसके उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर खुशी मनाई जा रही है और कोसी कला के अंदर भी आपने देखा है भरतनाथ चौक पर उसको ऐतिहासिक सजाया गया है भरतनाथ चौक को, और यहाँ पर 5100 दीपों का दान किया गया है। और आपने देखा भव्य राम मंदिर की छवि बनाई गई है, राम दरबार की छवि बनाई गई है, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का पालन लगाते हुए, सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और दूरी बनाई हुई है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी 3 वर्ष के अंदर ये भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और इसको सभी लोग हम देखने जाएं, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है। और मैं शहरवासियों को, पूरे तहसील वासियों को, पूरे जिला वासियों को, देशवासियों को इस क्षण के लिए, जो आज का क्षण है, उसके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ तहे दिल से। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितनी इसमें बाधाएं आई राम मंदिर के निर्माण में, अब इतनी जल्दी ये राम का मंदिर का निर्माण और बने। धन्यवाद, जय हिंद। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।